टॉपिक है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट आप लोग जानते ही हैं, दो तरीके से हमारे पास कंपैरिजन होता है। एक होता है इंटर फर्म और दूसरा होता है इंट्रा फर्म। ये सपोज दैट एक इंटर फर्म जब कंपनी होती है तो उसमें कोई दो कंपनी के अंदर जो सेम कंडीशंस में हो, जैसे कोई दो मोबाइल कंपनी ले ली हमने, सैमसंग और एप्पल। ठीक, तो हमने यहाँ पे सैमसंग ले ली। अगर एप्पल नहीं लेना चाहते हैं तो आप एमआई कंपनी ले सकते हैं। तो सैमसंग और एमआई में हमने इंटर फर्म कंपेयर किया, लेकिन ये फर्म तो एक ही होगी, सपोज दैट सैमसंग हमने कंपनी ली और सैमसंग में हमारे पास इसके ईयर हमने चेंज कर दिए 2019 और 2020, इन दो ईयर के बीच में कंपेयर किया। तो ये हमारे पास अलग अलग फर्म होती हैं, इसमें हमारे पास सेम फर्म होती है, उसकी कोई दो ईयर के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। क्लियर? ये आप लोग जानते हैं। इस तरीके से हम लोग आज पहला टॉपिक है हमारे पास कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब किन्हीं दो ईयर के बीच में, एक कंपनी के दो ईयर के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम यहाँ पे इंट्रा फर्म कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ही अपना कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा सा हेजिटेशन तो होगी, लेकिन ट्राई करूंगा कि तुम्हारी समझ में एक बार में आ जाए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स के भीतर आप लोगों को पता ही है कि बैलेंस शीट, मैंने चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को बैलेंस शीट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी। इस शेयर होल्डर फंड्स में मेरे पास शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसी तरह शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये मुझे तैयार करने पड़ते हैं। अब इसी तरह नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे यहां पे हमने कुछ ले लिए, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे इनको नोट डाउन कर लिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी हम ले सकते हैं। मैंने पूरे पॉइंट्स तो लिए नहीं है, आप लोगों को पहले ही पता है। कंप्लीट यहां पे हमने बनाया टोटल, ये टोटल का बनेगा इनका। अब एक छोटी सी बात जो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के पास बुक अवेलेबल मैंने कराई दी है, पीडीएफ मैंने आप लोगों के पास भेज दी है। उस पीडीएफ में एग्जांपल नंबर अगर आप फर्स्ट निकालेंगे तो मेरे पास पुरानी बुक है, 2019 की है, अब 2020 चल रहा है, कुछ बच्चों के पास अवेलेबल है, लेकिन मैंने जो पीडीएफ भेजी है वो 2020 की ही भेजी है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उस एग्जांपल नंबर फर्स्ट में जो पुरानी बुक का 3.7 पेज है, फॉर्मेट के बाद दे रखा है एग्जांपल, उस एग्जांपल में पहला पॉइंट दे रखा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 2019 2018, पहले क्या दे रखा है 2019, फिर दे रखा है 2018। तो यहाँ पे अब आप लोग इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो कि 2019 करंट ईयर होगी या 2018 करंट ईयर होगी। भाई 18 पिछली साल हो गई,
19 ये साल हो गई, तो 2018 ये मेरी प्रीवियस ईयर हो गई और 2019 ये मेरी करंट ईयर हो गई। बात क्लियर हो गई? ये मेरा ए कॉलम हो गया, ये मेरा हो गया बी कॉलम। मुझे अब निकालना है सी कॉलम। सी में हम बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए, चाहे वो प्लस में आए और चाहे वो माइनस में आए। माइनस में आएगा तो ब्रैकेट में लिखना है बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो बस इतना सा तुम लोगों को ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? अब बात आती है शेयर होल्डर फंड्स। पहला पॉइंट है इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों का टोटल लग के ही शेयर होल्डर फंड्स बनता है हमारा कंप्लीटली। इसके अंदर आते हैं। तो मेरे पास पहला टॉपिक दे रखा है 2018 का 12 लाख शेयर होल्डर फंड्स के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में मुझे दे रखा है 12 लाख, इसमें दे रखा है 18 लाख। अब अगर हम साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में दिख रहा है, ये 12 लाख है, ये 18 लाख है, इन दोनों का डिफरेंस 18 माइनस 12 इक्वल टू 6 लाख। अब 6 लाख ये मेरे पास परसेंटेज निकलेगी, परसेंटेज मेरा डी कॉलम हो जाएगा। डी में मैं अपना क्या लिखूंगा? सबसे पहले सी अपॉन ए इंटू 100। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख मल्टीप्लाई 100 अगर मैं देखूंगा तो 50% हो गया। वैसे भी ये परसेंटेज जब लिखा हुआ है तो नीचे दोबारा परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये कैलकुलेशन की है तो मैंने 50% जैसे इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट, पहले प्रीवियस ईयर का लिखेंगे फिर करंट ईयर का लिखेंगे। उन दोनों का जो डिफरेंसेस होगा वो एब्सोल्यूट चेंज में आएगा, चेंज में आने के बाद हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। इसी तरीके से अगर नॉन करंट लायबिलिटीज साइड में जाके आप चेक करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है, उसके आगे 8% डिवेंचर्स दे रखे हैं 6 लाख और 6 लाख। इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नो डिफरेंस, तो कोई परसेंटेज भी चेंज नहीं। इसी तरह तीसरा पॉइंट है 3 लाख करंट लायबिलिटीज है, यहाँ पे 3 लाख आएंगे, यहाँ पे 6 लाख आएंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 3 लाख। इन दोनों का जो डिफरेंस जो निकल के आया उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 3 लाख मतलब सी पॉइंट अपॉन ए पॉइंट मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 50%। अगर आप ट्राई करेंगे तो यही चीज हमें किसमें ट्राई करनी है? एसेट्स साइड में। कोई ज्यादा चेंजेस होगा नहीं। अगर आप चाहते हैं, देखो ये 21 लाख होंगे टोटल, ये 30 लाख होंगे, ठीक है, और ये चेंज हुआ 9 लाख। अब इसका हमें परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 9 लाख डिवाइडेड बाई 21 लाख मल्टीप्लाई 100 42.86% आ जाएगा, 42.86%। इसी तरीके से नॉन करंट एसेट्स निकालेंगे। इसी तरह करंट एसेट्स यहाँ पे दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स हम अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक ही एक दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट अब नॉन करंट एसेट्स में कई सारे हेड होते हैं, तो उन सारे हेड्स को मिला के एक नॉन करंट एसेट्स का भी बन सकता है और दूसरा अलग अलग फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांस। इस तरीके से हम उनका भी चेंजेस निकाल सकते हैं। तो कितना आया चेंजेस हमारे पास? 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख हमारे पास 20% आ गया। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहा मेरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अगर आप लोग ट्राई करना चाहेंगे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें वेरी इजी कॉन्सेप्ट होता है।